रंजिश वाली मोहब्बत रितु जोशी। एपिसोड नंबर 29। अब तक आपने पढ़ा, हर किसी के अपने अपने प्लान बन चुके थे, लेकिन काशी का प्लान कुछ अलग था। वह यह शादी ही रोकना चाहती थी। जब उसने अलका से यह पूछा कि क्या उसने रुद्र को वह बॉक्स दिया, तो अलका ने हाँ में जवाब दिया। यह सुनकर काशी काफ़ी ज़्यादा शांत और खुश थी। वहीं काशी के यूँ कहने पर अलका को जब ध्यान आया कि उसने वह बॉक्स रम्या को रुद्र के लिए पहुंचाने को कहा था, तो वह सीधे रम्या के पास आकर उस बॉक्स के बारे में पूछने लगी। तो रम्या को उस बॉक्स के बारे में ध्यान आया। आइए जानते हैं, क्या रम्या ने उस बॉक्स को रुद्र के पास भिजवाया था? चलिए जानते हैं। अब आगे अलका के यह सवाल पूछने पर कि क्या रम्या ने वह बॉक्स जो रुद्र को देना था वह रुद्र को भिजवाया, तो रम्या किसी ख्याल में खो गई। तभी अलका फिर बोली। अलका बोली, दीदी आपने वह बॉक्स रुद्र को दिया क्या? मेरे पास काशी का फ़ोन आया है। वह पूछ रही थी कि क्या वह बॉक्स रुद्र को दिया है या नहीं। अलका के सवालों का जवाब देते हुए रम्या बोली, हाँ हाँ, मैंने वह बॉक्स पहुंचा दिया था, तुम चिंता मत करो। अलका बोली, चिंता की बात नहीं है, दरअसल वह बॉक्स काशी ने मुझे देने के लिए कहा था और अपनी जिम्मेदारी निभाना तो ज़रूरी है ना दी। रम्या बोली, हाँ अलका, समझ रही हूँ मैं, पर तुम चिंता मत करो, मैंने रुद्र को वह बॉक्स पहुँचा दिया था। अरे हम भी इस उम्र से निकले हुए हैं, हमें भी पता है छुप छुप के बातें करने में कितना मज़ा आता है। खैर तुम्हारी भी तो शादी होने वाली है, यह एक्सपीरियंस तुम भी ले ही रही होगी। अलका ने जैसे ही यह सुना तो वह शर्माहट से अपने सुर्ख लाल गालों को छुपाने लगी। उसे देख रम्या बोली, देखो तो कैसे शर्मा रही हो, जैसे ही मैंने दिलीप जी के बारे में बात करी। खैर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी तुम राठौर मेंशन भी जाना है तुम्हें, तुम दिन में से यहीं हो। अलका बोली, हाँ हाँ, बस मैं यहाँ थोड़ा काम निपटा के तुरंत ही राठौर मेंशन के लिए निकलती हूँ। मेरा सामान वहीं है, मैं वहीं से तैयार होकर आऊँगी, आप यहाँ देख लीजिए। इतना कहकर अलका कमरे से बाहर चली गई। तभी सामने जो अंकुश था वह अलका और रम्या दोनों की बात सुन रहा था। अलका के जाते ही अंकुश बोला, यह किस बॉक्स के बारे में बात कर रही है माँ मासी? रम्या बोली, अरे एक बॉक्स भिजवाया था काशी ने रुद्र के लिए, वही देने को अलका बोल रही थी। अंकुश बोला, अच्छा ऐसा क्या था उस बॉक्स में? रम्या बोली, अरे मैंने खोल कर नहीं देखा, और वैसे भी इतनी ज़्यादा भागदौड़ में कौन यह सब चीज़ें याद रखता है। तू तैयार हो, मैं वहाँ के लोगों को देखती हूँ कि वह लोग तैयार हो गए या नहीं। इतना कहकर रम्या वहाँ से चली गई। कमरे से बाहर जाते ही रम्या के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वहाँ से रम्या सीधे हॉल में गई, जहाँ सभी लोग तैयार होकर बस बारात निकलने का इंतज़ार कर ही रहे थे। वहीं दूसरी ओर राठौर मेंशन में भी तैयारी हो चुकी थी, पर दूल्हा अभी तक गायब था। घर वाले सब तैयार बैठे थे, लेकिन रुद्र किसी को भी नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ शिवांग आया कि क्या रुद्र तैयार हुआ है या नहीं, लेकिन जब वह कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ रुद्र मौजूद ही नहीं है। शिवांग रुद्र को ढूंढ रहा था। शिवांग ने जब यह बात दीप्ति जी और राधिका जी को बताई तो यह सुनते ही राधिका जी और दीप्ति जी दोनों ही हैरान थे। शिवांग बोला, माँ भाई कमरे में नहीं है और उनका जो सामान है वह भी बेड पर पड़ा हुआ है, वह तैयार भी नहीं हुए हैं। दीप्ति जी बोली, पता करो कहाँ है रुद्र, बारात तैयार है, वहाँ लड़की वालों का फ़ोन आ रहा है कि बारात कब निकलेगी, और यहाँ दूल्हा तैयार भी नहीं है, गायब है। नहीं नहीं, सालों पहले हुई घटना दोबारा नहीं दोहराई जाएगी और इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। शिवांग तुम सब मैनेज करो, ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें मंडप में बैठना पड़ जाए, लेकिन यह शादी नहीं रुकेगी, समझे तुम? इतना कहकर दीप्ति जी वहाँ से जा चुकी थी। दीप्ति जी बहुत गुस्से में थी। इस बात का अंदाज़ा राधिका जी और शिवांग दोनों को ही हो चुका था। राधिका जी अब घबरा चुकी थी। वह जल्दी से वहां से रुद्र के कमरे में जाने को हुई कि तभी उसे रास्ते में ही रिश्तेदार मिल गए, जो कि बाकी तैयारी के बारे में पूछ रहे थे। इसलिए राधिका जी नकली मुस्कान के साथ उनसे बातें करने लगी, लेकिन जैसे ही उनसे बातें पूरी हुई वह वहां से सीधे बचते बचाते शिवांग के साथ रुद्र के कमरे में चली गई। सभी हैरान थे कि आखिर रुद्र गया तो गया कहाँ। राधिका जी ने रुद्र को अनगिनत कॉल की, लेकिन वह न कॉल उठा रहा था और ना ही फ़ोन कॉल का रिप्लाई कर रहा था। शिवांक ने रुद्र को काफ़ी मैसेज किए, लेकिन रुद्र उन्हें भी सीन नहीं कर रहा था। अब हर कोई परेशान हो चुका था। तभी कमरे में दीप्ति जी विश्वनाथ जी के साथ आ गई। विश्वनाथ जी को दीप्ति जी ने सारी बातें बता दी थी। विश्वनाथ जी केशव जी को बुला कर लाए तो केशव जी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। केशव जी इस बात से हैरान थे कि आखिर विश्वनाथ जी ने उन्हें कमरे में क्यों बुलाया। जब वह कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी लोग वहां मौजूद हैं।
केशव जी कुछ समझ पाए उससे पहले ही उन्हें अपने पिता के चेहरे पर एक अलग से भाव नजर आ रहे थे, जिसे देखकर केशव जी अपने पिता से बोले। केशव जी बोले, पिताजी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? विश्वनाथ जी गुस्से से बोले, कुछ ठीक नहीं है केशव, रुद्र कमरे में नहीं है, भाग गया है वह। जैसे ही केशव जी ने यह सुना तो वह हैरानी से अपने पिता को देखने लगे। केशव जी बोले, क्या भाग गया है? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी पापा, यहीं कहीं होगा, रुकिए मैं उसे फ़ोन करता हूँ। विश्वनाथ जी बोले, हाँ हाँ कर लो कर लो, क्या पता तुम्हारा फ़ोन उठा दे, हमारा फ़ोन तो उठा नहीं रहा है। वैसे भी अपनी हर ज़रूरी बातें तो वह तुमसे ही शेयर करता है, क्या पता शादी से भागने का प्लान भी तुम्हारे साथ शेयर किया हो। अरे जब शादी करनी ही नहीं थी तो सबको इकट्ठा करके यह सब कुछ तमाशा किया क्यों? तुम्हें पता है लड़की वालों का फ़ोन आ रहा है, रजावत फैमिली बारात का इंतज़ार कर रही है, उनके घर से एक लड़की की डोली नहीं 2 लड़कियों की डोली उठ रही है। सोचो अगर एक लड़की का दूल्हा वहाँ नहीं पहुँचा तो क्या होगा, अंदाज़ा है तुम्हें? तुम तो भुगत चुके हो ना, तुम्हारी बहन की डोली जब उठी ही नहीं तो याद करो वह लम्हा कैसे गुजरा था हम सबके ऊपर। विश्वनाथ जी बेहद गुस्से में आ चुके थे। केशव जी ने रुद्र को फ़ोन ट्राई किया लेकिन रुद्र ना फ़ोन उठा रहा था ना उनके मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। वहीं थोड़ी ही देर में रुद्र ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अब तो घर वाले और ज़्यादा टेंशन में आ गए। रुद्र और शिवांग दोनों एक से ही दिखते थे, दोनों में ज़रा सा भी अंतर नहीं था। अंतर था तो गौर से देखने पर दोनों की आंखों का। रुद्र की आंखें नीली सुंदर सी थी और शिवांग की आंखें पूरी काली। इन आंखों के जरिए ही घर वाले रुद्र और शिवांग में अंतर कर पाते थे। बाकी दोनों की कद काठी रूपरेखा से बिल्कुल एक जैसे दिखते थे वह दोनों, इसलिए घर वालों के अलावा बाहर वाले कई बार धोखा खा जाते थे दोनों को पहचानने में। विश्वनाथ जी ने अपने बगल में खड़े शिवांग की ओर देखकर कुछ सोचा और फिर एक ऐसा फैसला किया जिसकी कल्पना ना शिवांग ने की थी और ना ही किसी और ने। दीप्ति जी विश्वनाथ जी की ओर देखकर बोली। दीप्ति जी बोली, यह आप शिवांग को ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? विश्वनाथ जी बोले, मैंने एक फ़ैसला किया है। दीप्ति जी बोली, फ़ैसला? कैसा फ़ैसला? देखिए मैं आपको कुछ भी गलत करने नहीं दूंगी। विश्वनाथ जी बोले, सही और गलत का समय रहा नहीं है अब। दीप्ति जी, बारात तैयार बैठी है, बाराती निकलने के लिए समय देख रहे हैं, बातें बननी शुरू हो जाएंगी अगर मैंने इस समय कुछ नहीं किया तो। और मेरा फैसला अब अटल है, शादी तो होकर रहेगी। अगर यह शादी नहीं हुई ना तो राजस्थान में बगावत का बिगुल उठ जाएगा। जानती नहीं हो क्या तुम, रजावत फैमिली है वह, एक बार गलती हो चुकी है, उनकी दोनों बेटियों की जिंदगी और हमारे हाथों में है और हम दोबारा रंजिश नहीं चाहते हैं। दीप्ति जी बोली, तो आप करने क्या वाले हैं राणा साहब? देखिए कहीं कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा जो सरासर गलत हो जाए। विश्वनाथ जी बोले, गलत तो तब होगा जब मैं कुछ नहीं करूँगा। काशी केवल रजावत खानदान की बेटी ही नहीं बल्कि हमारे खानदान के वारिस की माँ है और हमारे खानदान का वारिस अभी भी रजावत फैमिली में है। काशी उसकी माँ है, हम उसे चाह कर भी उससे नहीं छीन सकते हैं। और क्यों छीने भला? रुद्र ने जब अपनी जिम्मेदारी इतने सालों तक नहीं उठाई और जब उठाने के लिए उसने सबके सामने अपनी बात रखी तो उसे निभाने से क्यों भाग गया है वह? दीप्ति जी बोली, सुनिए जी मेरी बात मानिए, रहने दीजिए, हम केस कर देंगे उन पर, लेकिन हमारा परपोता लेकर आएंगे अपने पास, आप चिंता मत करिए। देखिए अगर रुद्र के भागने के बारे में किसी को पता चल गया तो अंकुश की शादी भी रुक जाएगी और रम्या यह सब दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप तो जानते हैं ना उसकी हालत को। रजावत परिवार में एक बार पहले भी वह आधी बारात के साथ लौटी हुई है और इस बार उसके बेटे के साथ अगर ऐसा हुआ तो बहुत गलत हो जाएगा जी। दीप्ति जी ने जब यह कहा कि वह काशी पर व्योम की कस्टडी के लिए केस कर देंगे तो उनकी बात सुनकर विश्वनाथ जी हैरानी से दीप्ति जी से बोले। विश्वनाथ जी बोले, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और क्यों करें हम भला? जब तुम्हारे पोते को होश नहीं थी इतने सालों से, उस लड़की ने अकेले अपने बेटे को पाला, तो अब जाकर हम अपने परपोते का अधिकार किस मुंह से मांगे? सुन लो मेरी बात, अपने पोते की करनी के कारण उस लड़की के साथ जाती नहीं करने की ज़रूरत है। उसे दुख देने के बारे में अगर किसी ने भी सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुन दीप्ति जी को तो यकीन नहीं हो रहा था कि विश्वनाथ जी ने उनकी बात को सरासर काट दिया और वह बोली। दीप्ति जी बोली, आप ही बताइए, व्योम हमारे खानदान का वारिस है, हम उसे ऐसे ही खुद से दूर नहीं कर सकते। दीप्ति जी की यह बातें सुनकर विश्वनाथ जी दीप्ति जी की ओर देख कर बोले। विश्वनाथ जी बोले, जानता हूँ हमारे खानदान का वारिस व्योम है, इसलिए तो सही फैसला ले रहा हूँ। शिवांग बेटा सुनो मेरी बात। शिवांग बोला, जी दादाजी कहिए। विश्वनाथ जी बोले, तुम हमें अपना दादा मानते हो ना, अपने आप से ज़्यादा प्यार करते हो हमसे।
बचपन से लेकर आज तक तुमने हमारी कही कोई भी बात नहीं टाली है। आज हम तुमसे भीख मांगते हैं बेटा, हमारी इज्जत बचा लो। यह दूल्हे के कपड़े पहनकर बारात में हमारे साथ चल दो। यह शादी बचा लो बेटा, बस तब तक जब तक रुद्र हमें नहीं मिल जाता। जैसे ही हमें रुद्र मिल जाएगा, हम किसी न किसी बहाने से तुम्हें उसकी जगह से हटाकर उसे मंडप में बैठा देंगे। शिवांक अपने दादाजी की बात सुनकर हैरान था। शिवांक बोला, दादाजी यह आप क्या कह रहे हैं? भाई की जगह मैं? नहीं नहीं दादाजी, अगर काशी भाभी को पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि मैंने अपनी ही भाई की बीवी पर नज़र डाली थी। नहीं दादाजी, यह पाप है। अगर वह सिर्फ लड़की होती तो मैं समझ जाता, लेकिन वह मेरे भाई के बच्चे की माँ है। उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात? नहीं दादाजी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करिए। विश्वनाथ जी बोले, तुम्हें यह करना होगा शिवांक, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो मेरी मौत का जनाजा देखने के लिए सब तैयार रहना। विश्वनाथ सिंह राठौर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी आन बान शान पर एक उंगली तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया वाले यही कहेंगे कि विश्वनाथ के परिवार ने रजावत फैमिली से बदला लेने के लिए यह सब ढोंग रचा, उनकी दोनों बेटियों की ज़िंदगी खराब कर दी। सालों पहले जो घटना नादानी में हुई थी, उसे हथियार बनाकर राठौर परिवार में किसी परिवार को उजाड़ कर रख दिया, और मैं यह सदमा और यह बातें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। अगर तुमने यह बारात में जाने से इनकार कर दिया तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। शिवांग बोला, पर दादू मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अगर रुद्र भाई आपको शादी तक भी नहीं मिले तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। विश्वनाथ जी बोले, तो शादी कर लेना, लेकिन राठौर परिवार उंगली उठाने का मुझे एक मौका नहीं चाहिए, समझे तुम? इतना कहकर विश्वनाथ जी वहाँ से अपना फैसला सुनाकर चले गए। तो कोई था जो इस फैसले से सबसे ज़्यादा हैरानी में था और परेशान भी। वह कोई और नहीं बल्कि राधिका जी थी, जो शिवांक के दिल में पनप रहे सारे एहसासों से वाकिफ़ थी। केशव जी ने शिवांक के कंधे पर हाथ रखा, मानो वह कह रहे हों कि बेटा, उनकी इज्जत तेरे हाथ में है। शिवांक ने अपने पिता को टूटा हुआ आज से पहले कभी नहीं देखा था। उनकी आंखों से आंसू बस गिरने ही वाले थे। उन्होंने अपने आंसुओं को काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखा हुआ था। वह रो ना जाए, इसलिए केशव जी वहाँ से सीधे अपने कमरे की ओर चले गए। राधिका जी अपने पति की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। एक तरफ उनका पति था और एक तरफ उनका बेटा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किसका साथ दे। शिवांक के ऊपर तो एक बम सा फूट गया है। क्या करेगा अब आगे? अपने माँ और पिता के जज्बातों को ध्यान में रखते हुए क्या वह शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैं आप सभी को कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल के बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप रंजिश वाली मोहब्बत की आने वाली सीरीज़ को मिस न कर पाएँ और आसानी से देख सकें। धन्यवाद।